नमस्कार। सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कक्षाएं चल रही है हमारे, और इनके अंदर हम मार्च माह तक का राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे माह अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आगामी समय में आने वाली सभी भर्तियों के लिए जिनमें राजस्थान करंट अफेयर्स का वेटेज है, उन सभी के लिए ये कक्षाएं महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपने हस्तलिखित नोट्स आप अवश्य बनाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। सबसे पहले है सरस लाडो मायरा योजना। सरस लाडो मायरा योजना प्रारंभ की गई है हाल ही के अंदर अप्रैल माह में, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। बात करें इस योजना की शुरुआत की। तो ये जो सरस लाडो मायरा जो योजना है, इसकी शुरुआत होती है आपके 5 अप्रैल 2025 को। 5 अप्रैल 2025 को है जो इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। यह योजना है जो राजस्थान में प्रारंभ होती है। सबसे पहले तो इसकी तारीख बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें ये जो योजना है इसमें क्या प्रावधान है, किससे संबंधित ये योजना है, तो हम बात करते हैं प्रावधान की। इस योजना के अंतर्गत जयपुर डेयरी के द्वारा, किसके द्वारा, जो जयपुर डेयरी है, सरस नाम आती है, आप समझ गए होंगे कि डेयरी से संबंधित ही योजना है। तो जयपुर जो डेयरी है, जयपुर डेयरी के द्वारा बेटियों को 21,000 रुपए का मायरा किया जाएगा। जब भी बेटियों की शादी होगी तो बेटियों की शादी पर क्या किया जाएगा, 21,000 रुपए का मायरा किया जाएगा, रुपए का मायरा। ठीक है, तो ये बात ही इस योजना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो इस योजना का शुभारंभ होता है 5 अप्रैल 2025 को। और अगर बात करें प्रावधान की, क्या मुख्य प्रावधान है इस योजना के अंदर, जयपुर जो डेयरी है, जयपुर डेयरी के द्वारा जब बेटियों की शादी होगी तो बेटियों की शादी में आपके क्या किया जाएगा, 21,000 रुपए का मायरा किया जाएगा। मायरे में आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, वैसे मायरा पियर पक्ष के द्वारा होता है। पियर पक्ष के द्वारा अपनी जो बेटी होती है, उस बेटी के पुत्र या पुत्री की जब शादी होती है तब क्या किया जाता है, स्वेच्छा से जो मायरा परंपरा है, कला संस्कृति के अंदर आपने पढ़ी होगी, वो किया जाता है। तो मायरा के बारे में आप परिचित होंगे। और ये जो योजना है इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो डेयरी है, जयपुर डेयरी है, सरस नाम आती डेयरी से सर आप समझ गए होंगे। लाडो का मतलब क्या होता है, प्यारी जो लड़की होती है, बच्ची होती है, हम उसको लाडो बोलते हैं। तो उससे संबंधित ही ये योजना है। बेटियों की शादी पर क्या किया जाएगा, 21,000 रुपए का जो मायरा है वो किया जाएगा। अब ऐसी योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों इस प्रकार की योजना चलाई जाती है, तो नाम से आप समझ गए होंगे। एक तो महिला सशक्तिकरण है, इसके साथ में लिंगानुपात में सुधार है, या बाल विवाह जो होते हैं उनको कम करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं जो होती हैं वो संचालित की जाती है। तो एक तो क्या है कि लिंगानुपात जो होता है, लिंगानुपात में सुधार है, बाल विवाह को कम करना है, बाल विवाह कम करना, और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण। और कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिला सशक्तिकरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं संचालित हो रही है। तो महिला सशक्तिकरण, ये बातें ध्यान रखनी। अगर हो सकता है आपसे उद्देश्य पूछ लें कि जो सरस लाडो मायरा योजना है इसका क्या उद्देश्य है, तो लिंगानुपात में सुधार करना। लिंगानुपात में आप समझते होंगे जो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। इसके अलावा बाल विवाह जो होते हैं, मतलब विवाह की आयु हमारे देश के अंदर फिक्स है कि लड़की की आयु 18 वर्ष
और लड़के की आयु 21 वर्ष होने पर है जो विवाह की उचित उम्र मानी जाती है। उससे पहले अगर कोई विवाह होता है तो उसको हम बाल विवाह की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो बाल विवाह को कम करना, बाल विवाह कम कैसे होंगे? क्योंकि ये जो योजना ये बेटियों की शादी पर है। किस पर है? बेटियों की शादी पर ये योजना है जो प्रारंभ की गई। तो बेटियों की शादी पर योजना प्रारंभ की गई है तो स्पष्ट है कि शादी की उचित उम्र होगी तभी इस योजना के तहत है जो लाभ दिया जाएगा। तो ऐसी योजना से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। हो सकता है ऐसी छोटी छोटी योजनाएं आपको परीक्षा के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण, नाम से स्पष्ट है। हालांकि करंट के मामले में पहले हम सुपोषण से संबंधित बातें कर चुके हैं, फिर भी अभी अप्रैल माह में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं तो हम कर लेते हैं। और ऐसी जो भी योजनाएं अप्रैल माह के अंदर आपकी योजनाएं बहुत सारी आने वाली है। देखो हमने मार्च माह का जब करंट अफेयर्स पढ़ा था तो उससे उत्सव बहुत ज्यादा थे। फरवरी में लगभग पुरस्कार फरवरी जनवरी में ज्यादा थे या खेल इवेंट ज्यादा थे। तो इनमें योजनाएं ज्यादा, सारी मिक्स है। प्रमुख प्रमुख बातें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। और विशेष रूप से अगर आप चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अप्रैल माह को वेरी इंपॉर्टेंट करना। अप्रैल मई की घटनाएं ज्यादा पूछने का चांस रहता है, क्योंकि आप जब भी देखते हैं कोई अगर एग्जाम जुलाई के अंदर होता है या जून के अंदर होता है तो उसमें जनवरी फरवरी का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है। अभी अगर सितंबर माह में होने जा रहा है तो आपके जो वेटेज ज्यादा करंट करेगा वो मेरे हिसाब से आपके अप्रैल मई और अधिकतम जून, ये 3 महीने हैं, इनमें ज्यादा प्रश्न आने के चांस रहेंगे। अब देखो उसमें 5 प्रश्न का लगभग रेशियो दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन सिलेबस कभी कभी क्या है दरकिनार हो जाता है जब पेपर आता है ना। 5 प्रश्न से हो सकता है 10 भी आ जाए, हो सकता है 2 भी आ जाए। तो ये तो हम पहले से आकलन कर नहीं सकते। हमारी तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए चाहे कितने भी प्रश्न है वो सारे सही होने चाहिए। तो आप क्लास को फॉलो करिए और जो चीजें आपको बताई जा रही है वो सारी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए उनको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का, तो ये जो योजना है ये योजना वैसे बजट जो आया था हमारा, बजट फरवरी माह के अंदर बजट जो 2025-26 आया था, इस बजट के अंदर इस योजना की है जो घोषणा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा उनके द्वारा की गई थी। ये नॉर्मली बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें कि इस योजना का क्या उद्देश्य है, क्यों ये योजना है जो प्रारंभ की गई है, कुछ तो उद्देश्य होगा। उस तो नाम से स्पष्ट है कि जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं और गर्भवती महिलाएं और अति कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के, अति कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, पोषण स्तर में सुधार लाना। देखो सभी प्रकार की गर्भवती महिलाएं नहीं, ऐसी महिलाएं जो पिछड़े वर्ग से हैं या जिनके लिए इस प्रकार का सुपोषित आहार लेने की दिक्कतें हो, बीपीएल कैटेगरी के अंदर हो, जिनको हम गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं, तो ऐसी कुछ महिलाएं जो पिछड़ी हो उनके लिए क्या है ये योजना आई है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाएं हैं और जो अति कुपोषित बच्चे, कुपोषित में भी अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनके पोषण स्तर है, पोषण का मतलब जो आहार है, आहार स्तर है, इसमें सुधार लाने के लिए है जो इस प्रकार की योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो अच्छी योजना है, डायरेक्ट उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये पहले तो उद्देश्य आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें इस योजना का संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इस योजना का जो विभाग है, विभाग संचालन करता वो है महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उनके द्वारा है जो ये योजना आपके राजस्थान के अंदर संचालित की जा रही है। और संचालन हो किसके माध्यम से रहा है, तो इस संचालन का जो माध्यम है वो है आंगनवाड़ी केंद्र। माध्यम क्या है, आंगनवाड़ी जो केंद्र है, उन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से है जो ये योजना आपके
राजस्थान भर में संचालित की जा रही है। जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये योजना है जो राजस्थान में संचालित हो रही है। तो कुछ बातें बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी। देखो, प्रश्न योजना में कथन कारण के अंदर पूछा जा सकता है, सीधा वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, वो तो एग्जामिनर की जैसी मर्जी होगी वैसा प्रश्न आएगा। लेकिन मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि हमारी तैयारी है वो ऐसी होनी चाहिए कि प्रश्न कैसा भी आए वो हम करके ही आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे और गलत भी नहीं करके आएंगे। तो मुख्यमंत्री जो सुपोषण न्यूट्री किट योजना है, सबसे पहले तो इसका उद्देश्य बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए कि इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाएं जो होती हैं और जो अति कुपोषित बच्चे उनके पोषण जो स्तर इसमें सुधार लाना। इसके अलावा संचालित विभाग कौन सा है? कभी कभी साधारण प्रश्न पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो महिला एवं जो बाल विकास विभाग है इसके द्वारा। नाम से स्पष्ट है, बच्चों और महिलाओं की योजना है, तो महिला और बाल विकास। कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं। योजना का आप जो भाव है वो आप डायरेक्ट ही समझ लेते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाती है। तो पढ़ाई का माध्यम भी ऐसा होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और कैसे रहे, वो भी अगर अच्छे से हमारे को मालूम हो तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। माध्यम का मतलब है कि योजना किस माध्यम से संचालित हो रही है। डायरेक्ट किसी केंद्र के माध्यम से इनको ये किट प्राप्त हो रहा है, या स्कूलों के माध्यम से हो रहा है, या कोई हॉस्पिटल के माध्यम से हो रहा है। तो इसका जो माध्यम है वो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं। जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से योजना, ये सुपोषित जो किट है महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं जिनको प्राप्त हो रहा है उनको भी ये आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से, और जो बच्चे भी अति कुपोषित है उनका आंकलन भी आंगनवाड़ी करते हैं। पोषण एक ट्रैकर रिपोर्ट भी पहले चली थी, आएगी आगे भी, तो उसका माध्यम क्या था? आंगनवाड़ी केंद्र थे। तो आंगनवाड़ी केंद्र ही इनका आकलन करता है कि बच्चा कौन सा कुपोषित है, कौन सा नहीं है। उसके आधार पर ही आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो योजना आपके संचालित हो रही है। अब इस योजना के कुछ प्रावधान है, महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपको ध्यान रखने। हो सकता है प्रावधान में से भी आपसे प्रश्न है जो कर दिया जाए। प्रावधान, देखो अगर बात करें तो प्रावधान की बात करें तो एक नंबर पे आपको ध्यान रखना है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको क्या दिया जा रहा है? एक सुपोषित किट दिया जा रहा है। और इस किट में कुछ सामग्री दी जा रही है। कौन कौन सी सामग्री है अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। हो सकता है भी देखो कथन कारण के अंदर कोई चीज आएगी तो हो सकता है वन लाइनर या कथन कारण में जब भी आए तो डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या चीज दी जा रही है उसका आप ध्यान रखेंगे। एक तो इनको मिल रहा है 1 किलोग्राम घी। क्या दिया जा रहा है? 1 किलोग्राम घी दिया जाएगा। जो सुपोषित किट दिया जा रहा है महिलाओं को, सुपोषण जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये किट प्रदान किया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से। और इनका भी आंकलन होगा कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो पिछड़े क्षेत्र के अंदर हैं या जो सक्षम नहीं है अपने पोषण किट से संबंधित, उन महिलाओं के लिए ही ये आपके योजना है। तो एक तो क्या दिया जा रहा है इसमें? 1 किलोग्राम आपके घी दिया जा रहा है। साथ में आधा केजी क्या मिल रही है? खजूर मिल रही है ना। 1 किलोग्राम घी है, आधा किलो आपके क्या है? खजूर है। इसके अलावा मखाना है, मूंगफली है, मखाना है, मूंगफली है। इसके अलावा चना है, चना में समझते होंगे आप लोग, चना है। और इसके अलावा अगर बात करें मिल्क पाउडर, हालांकि मिल्क पाउडर गर्भवती महिलाओं को जो किट दिया जा रहा है उसके साथ में दिया नहीं जाता है, लेकिन जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको तो मिल्क पाउडर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन महिलाओं के लिए मोस्टली जो आपको ध्यान रखना है, 1 किलोग्राम घी है, आधा किलो खजूर है, मखाना है, मूंगफली है, चना है, और इसके अलावा चावल या गुड़, चावल व गुड़। अब इस किट में आप भले मिल्क पाउडर साथ में नोट कर लें। मिल्क पाउडर वैसे बच्चों के लिए मोस्टली है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखेंगे किट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही। जो गर्भवती महिला है मोस्टली उनके लिए 1 किलोग्राम घी, आधा किलोग्राम खजूर, मखाना है, मूंगफली है, चना है और गुड़ और चावल। गुड़ मोस्टली ध्यान में रखना है, गुड़ भी इसके साथ में दिया जाता है। तो प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न कथन कारण में आएगा। हो सकता है ये प्रश्न आ जाए कि गर्भवती महिलाओं को जो किट प्रदान किया जा रहा है इसमें कौन सी सामग्री है या कौन सी आपके नहीं है। अब जो अति कुपोषित बच्चे हैं, अति कुपोषित
बच्चों को आंगनवाड़ी में, बच्चों को 5 दिन क्या दिया जाएगा? दूध। 5 दिन दूध दिया जाएगा, माह में 5 दिन, ठीक है। हाँ, 5 दिन आपके दूध दिया जाएगा और 5 दिन दूध जो होगा वो 25 ग्राम होगा मिल्क पाउडर, है ना। जो मिल्क पाउडर प्रदान किया जाएगा ये कितना दिया जाएगा? 25 ग्राम। ध्यान रख लेना, अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनको क्या है? 5 दिन तक, सप्ताह में 5 दिन, ठीक है ना। सप्ताह के अंदर जो 5 दिन है, इन 5 दिन तक इनको क्या दिया जाएगा? ये मिल्क पाउडर प्रदान किया जाएगा और एक बच्चे को कितना दिया जा रहा है? 25 ग्राम। ये ध्यान रखना है, कथन के अंदर है जो आपसे सीधा प्रश्न किया जा सकता है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को ये जो किट दिया जा रहा है, ये 5 से जो 9 माह के मध्य जो उनका गर्भवती काल है, 5 से 9 माह के मध्य जो उनका गर्भवती काल है, इस काल में इनको 2 बार है जो प्रदान किया जाएगा। 2 बार ये किट है जो प्रदान किया जाएगा, ध्यान में रखना है। 5 माह के बाद में ही, 5 माह से पहले, गर्भवती होने के 5 माह से 9 माह के मध्य जो ये जो सुपोषण किट है ये प्रदान किया जाएगा। तो ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि बजट के अंदर घोषणा की जाती है सीएम के द्वारा। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उन गर्भवती महिलाओं को क्या करना है आपके, और जो अति कुपोषित बच्चे हैं इनके पोषण स्तर में सुधार लाने का है जो प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो मातृ व शिशु है, इनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी हम मान सकते हैं इसका उद्देश्य है। और विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग है और आंगनवाड़ियों के माध्यम से योजना संचालित हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसके आप ध्यान में रख लेना, जैसे एक तो किट में कौन कौन सी सामग्री आ रही है। अति कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से सप्ताह में 5 दिन 25 ग्राम तक दूध दिया जाएगा और इसके साथ में जो गर्भवती महिला है, जो गर्भवती महिला है उनको 5 से 9 माह के मध्य है जो क्या दिया जाएगा आपके, ये किट अधिकतम 2 बार प्रदान किया जाएगा। ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगला है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल, स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल के संबंध में कुछ बातें हैं। स्वामी जो विवेकानंद ई गुरुकुल है, ई का मतलब ही आज के समय में जो ऑनलाइन माध्यम से जो चीजें हो रही हैं या हम ये जो इंटरनेट के माध्यम से जो चीजें पढ़ रहे हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और गुरुकुल मतलब जहां हम अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ एक पहल है और ये जो पहल की गई है इसका लोकार्पण बोला है स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का, या शुभारंभ की अगर बात करें, लोकार्पण, इसका जो लोकार्पण है वो आपके किया जाता है 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल 2025 को। और कहाँ किया जाता है? अलवर में। अलवर जो जिला है वहां पर। देखो, वन लाइनर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद जो ई गुरुकुल है इसका शुभारंभ कब किया गया और कहाँ किया गया या किसके द्वारा किया गया। तो ये जो लोकार्पण है ये आपके सिक्किम के राज्यपाल हैं, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर के द्वारा है जो इसका लोकार्पण किया गया है। तो क्या है, ये हमारे जो अलवर है, अलवर के जो सांसद हैं, अगर आपको पता हो तो केंद्रीय मंत्री भी हैं भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय वन मंत्री हैं और अलवर के सांसद हैं, अलवर सांसद भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने क्या है, एक पहल की है कि अलवर जिले के अंदर हम 101 ई लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। कितना करेंगे? 101 क्या करेंगे? ई जो लाइब्रेरी है इसका निर्माण किया जाएगा विद्यार्थियों के लिए, है ना। विद्यार्थियों के लिए ई लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा और 101 ई लाइब्रेरी का है जो निर्माण किया जाएगा। और इसी के तहत अलवर जिले में स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल है, इसका लोकार्पण किया गया है। और सिक्किम के जो राज्यपाल है, हमारे राजस्थान से संबंधित है, ओम प्रकाश माथुर, उनके द्वारा 27 अप्रैल को किया गया है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। और ये जो पहल है जो किसकी है, ये अलवर के जो सांसद है उनकी है ना। उनका जो उद्देश्य है 101 ई लाइब्रेरी और लगभग 70 के आसपास ई लाइब्रेरी बन भी चुकी है अलवर जिले के अंदर, है ना। तो ये एक अच्छी पहल है अलवर जिले के अंदर। डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसकी पहल है,
किसके द्वारा है और इसका लोकार्पण किसने किया है, कब किया है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला है गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड। गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड सबसे पहले ये वितरण कब किया गया, कब दिया गया है, तो ये जो प्रदान किया गया है, जो वितरण किया गया है, ये दिया गया है आपके 8 अप्रैल को, है ना, 8 अप्रैल 2025 को, 8 अप्रैल 2025 को गुलाब खां अचीवमेंट जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। और ये जो अवार्ड है ये बॉलीवुड के गजल गायक हैं, बॉलीवुड गजल गायक रूप कुमार राठौड़, है ना, रूप कुमार जो राठौड़ है उनको ये पुरस्कार दिया गया है, रूप कुमार राठौड़। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, बॉलीवुड के गजल गायक रूप कुमार राठौड़ को आपके गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड है जो 8 अप्रैल 2025 को प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार की जो राशि है, इस पुरस्कार की जो राशि है वो है आपके 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है जो इस पुरस्कार की राशि है, 1 लाख रुपए इस पुरस्कार की राशि है, ये भी ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, अप्रैल महीने से संबंधित है, हो सकता है कभी कोई एग्जामिनर ने ये चीजें पढ़ रखी हो और करंट के जब प्रश्न दे रहे हो तो उनके आगे ये चीज आ जाएगी, तो हो सकता है तो प्रश्न भी बन सकता है। तो ऐसी चीजें आप ध्यान रखें, कब प्रदान किया गए हैं, कब वितरण किया गए हैं, 8 अप्रैल को दिया जाता है। और बॉलीवुड के जो गजल गायक हैं हमारे राजस्थान से संबंधित रूप कुमार जो राठौड़ है उनको दिया गया है और 1 लाख रुपए का पुरस्कार है जो दिया गया है। अगला है मिशन परिंदा, मिशन परिंदा अभियान। परिंदे से आप समझ गए होंगे, हम वैसे आम जीवन के अंदर भी ऐसा कोई अभियान किसी प्रशासन के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा नहीं भी चलाया जाए तो हम क्या करते हैं, आम जीवन के अंदर परिंदे लगाते हैं। परिंदे में नहीं समझते, परिंदे जो लगाते हैं और किसके लिए लगाते हैं, पक्षियों के लिए। तो ये सामान्य सी बात है, केवल और केवल ध्यान में रखनी है। अभियान कोई जिला प्रशासन के द्वारा महत्वपूर्ण तरीके से चलाया जाता है, पूछ लिया जाता है। और कभी कभार सीईटी वगैरह एग्जाम के अंदर भी आपने करंट के अंदर देखे होंगे, छोटे छोटे जो भी आपके अभियान कोई जिला कलेक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं तो वो अभियान पूछे जाते हैं। तो ये जो अभियान है ये 12 जिला प्रशासन है उनके द्वारा चलाया गया है और 24 अप्रैल को ये अभियान शुरू किया जाता है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो ये है कि गर्मियों के मौसम के अंदर, गर्मियों में विशेष रूप से क्या होती है, हमारे इस राजस्थान के अंदर पेयजल की दिक्कत रहती है और गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है। तो इस गर्मियों से राहत के लिए पक्षियों के लिए परिंदा अभियान चलाया गया है। ये पर्यावरण संरक्षण का भी एक प्रकार का कार्यक्रम है। तो इसके तहत क्या किया गया है, पक्षियों के लिए क्या लगाए गए हैं, परिंदा लगाए गए हैं। और अधिक से अधिक परिंदा लगाकर, ये हमारे बाड़मेर में भी आपने अभियान ऐसे देखा होगा, सोशल मीडिया पर चलता है, खूब चलता है। तो ये एक मानवीय सरोकार भी है ना, ये कोई प्रशासन नहीं, ये मानवीय सरोकार। अगर हम मानवीय तौर पर भी देखें तो पक्षी क्या होते हैं, बेजुबान होते हैं और ऐसे बेजुबान प्राणियों के लिए भी हम अपनी ओर से जो मदद हमारे को करनी चाहिए। तो मिशन जो परिंदा अभियान की अगर बात करें, इसकी शुरुआत सबसे पहले, इसकी जो शुरुआत है वो आपके होती है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 2025, 24 अप्रैल 2025 को इस अभियान की शुरुआत जो 12 जिला प्रशासन है, 12 जिला प्रशासन है उसके द्वारा की जाती है। 12 जिला प्रशासन के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की जाती है। और इस अभियान को शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य है वो भी आप नोट डाउन कर लें। इसका प्रमुख उद्देश्य है, एक तो ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में पक्षियों को पानी उपलब्ध करवाना, पानी उपलब्ध करवाना एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। तो ये कुछ उद्देश्य भी ध्यान में रखें, ऐसे अभियानों का उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपके क्या करना है, एक तो जो पक्षी हैं, बेजुबान पक्षी हैं, इनको जल उपलब्ध करवाना, पानी उपलब्ध करवाना, गर्मियों से राहत दिलाना
और साथ में पर्यावरण जो संरक्षण है इसको बढ़ावा देने के लिए ये पहल जो 12 जिला प्रशासन है उनके द्वारा 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है। ठीक है, बताइए सभी को 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, तो पंचायती राज दिवस है ये आपके 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 24 अप्रैल को जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो आपके पंचायती राज से संबंधित है। 73वां पंचायती राज से संबंधित और 74वां नगरीय प्रशासन से संबंधित है। और ये जो अभियान जो संशोधन किए गए हैं ये 24 अप्रैल को लागू हुए थे, इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आपके पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल तारीख साथ में आ गई है, तो अप्रैल से संबंधित आप ये बात भी नोट कर लेना। ठीक है, अगला है धनुष लीला। अब लीला का मतलब क्या होता है, लीला किसी का नाम भी होता है, लेकिन यहाँ नाम से संबंध में नहीं रखना है। लीला मतलब कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा कार्यक्रम, और धनुष से संबंधित, धनुर्विद्या आपने सुनी होगी, तो धनुष से संबंधित हो सकता है कि ये कोई न कोई ऐसा उत्सव होगा जिसके दिन ये कार्यक्रम आपके प्रारंभ हुआ होगा। एक सोच तो आपके सीधे ये नाम सुनते ही आनी चाहिए। तो धनुष लीला की अगर बात करें तो इसका आयोजन, एक तो आपके आयोजन की अगर बात करें, इसका आयोजन लगभग 150 वर्ष बाद में हो रहा है ना, 150 वर्ष बाद में इसका आयोजन हुआ है। तो हो सकता है आपको पूछ लें कि 150 वर्ष बाद में, है ना, 150 वर्ष बाद में है जो इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है अटरू के अंदर। अटरू कहाँ है, 12 में, अटरू 12 में इस धनुष लीला का है जो आयोजन किया गया है। और ये जो आयोजन है, ये आयोजन 150 वर्ष के बाद में रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन है जो ये आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि रामनवमी के दिन ये आयोजन किया जाता है। और जो धनुष लीला है ये हमारे हाड़ौती जो क्षेत्र है, जो हाड़ौती क्षेत्र है, इस हाड़ौती क्षेत्र की एक प्राचीन परंपरा है, पुरानी परंपरा है, इसीलिए कह रहे हैं कि 150 वर्ष बाद में है जो ये परंपरा वापस प्रारंभ हुई है और अटरू 12 के अंदर हुई है ना। तो प्राचीन परंपरा किसकी है, हाड़ौती क्षेत्र की है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब क्या हुआ था इस समय, इसमें एक तो आपके रामनवमी को मुख्य कार्यक्रम होता है, बाकी गणगौर जो होती है, गणगौर से ये आयोजन है जो प्रारंभ हो जाता है। आयोजन की जो शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है वो तो होता है आपके गणगौर से। गणगौर जो उत्सव है ना, गणगौर से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। और इसका आयोजन अभी अप्रैल में हुआ है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, है ना, अप्रैल 25 के अंदर। रामनवमी कब आती है, अप्रैल के अंदर आती है, चैत्र माह। ठीक है, तो गणगौर से जो ये कार्यक्रम आपके प्रारंभ हो जाता है। और रामनवमी को विशेष जो कार्यक्रम है, मुख्य जो कार्यक्रम है वो आयोजन होता है। हाड़ौती क्षेत्र की प्राचीन परंपरा है, इसलिए 150 वर्ष के बाद में, 150 वर्ष के बाद में ये धनुष लीला जो कार्यक्रम है ये आपके चलाया आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के जुलूस निकाले गए हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सवारियों का आयोजन किया गया है, इसलिए छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र। हमारे रामदेवरा के अंदर, कहाँ, रामदेवरा के अंदर गोडावण संरक्षण एक केंद्र बना हुआ है। और ये अभी हाल ही के अंदर अप्रैल माह में चर्चा के अंदर आया है। नाम से स्पष्ट है किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है, गोडावण के संरक्षण के लिए। आपको पता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे हम बोलते हैं, गोडावण जो पक्षी हैं ये धीरे धीरे हमारे राजस्थान के अंदर दुर्लभ होता जा रहा है, इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो इनकी संख्या की वृद्धि के लिए, इनकी संख्या की वृद्धि के लिए राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न समय समय पर जो है कुछ न कुछ योजनाएं वगैरह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी के तहत एक गोडावण संरक्षण केंद्र है जो जैसलमेर के अंदर स्थापित है। रामदेवरा कहाँ है, जैसलमेर में है, तो ये जैसलमेर के अंदर स्थापित है। और इसकी जो स्थापना होती है वो आपके होती है, इसकी स्थापना 2022 के अंदर होती है। 2022 के अंदर ये गोडावण संरक्षण जो केंद्र है, रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र इसका पूरा नाम है। अब सीधा प्रश्न वन लाइनर पूछ लें कि रामदेवरा गोडावण जो संरक्षण केंद्र है
वो आपके कहाँ है, तो जैसलमेर जिले में। कब इसकी स्थापना हुई है, तो 2022 के अंदर, हाल ही में ही 2-3 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई है। अब इसका जो उद्देश्य है इस केंद्र का, वो गोडावण को संरक्षण प्रदान करना। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है वो मुख्यतः जैसलमेर के अंदर फैला हुआ है, बाड़मेर में भी उसका हिस्सा आता है, और राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है उसके अंदर गोडावण बहुत याद पाया जाता है। उन गोडावण को संरक्षण प्रदान करना। गोडावण क्या एक शर्मिला पक्षी है ना, वो भीड़ भाड़ ऐसी कोई चीजें देखता है तो फिर वो उसको शर्म बहुत आती है ना। आपको तो नहीं आती होगी, लेकिन इस पक्षी को जरूर आती है। तो इसलिए इस पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या है, कृत्रिम प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है कि गोडावण की संख्या लगातार कम हो रही है तो संख्या में वृद्धि कैसे करें। तो कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं जिसके माध्यम से क्या है, कृत्रिम रूप से विभिन्न तरीकों से क्या है, गोडावण की संख्या बढ़ाने के लिए है जो गोडावणों का जन्म दिया जाता है। तो यही एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ये घटना घटित होती है 6 अप्रैल को। कब होती है, 6 अप्रैल 2025 को इस केंद्र में, है ना, ये जो रामदेवरा गोडावण संरक्षण केंद्र है, इस केंद्र में क्या हुआ है, इस प्रजनन केंद्र में, इस प्रजनन केंद्र में कृत्रिम रूप से, है ना, केंद्र में कृत्रिम प्रजनन द्वारा, कृत्रिम प्रजनन द्वारा गोडावण के चूजे का जन्म हुआ, के चूजे का जन्म हुआ है। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए ये क्षेत्र चर्चा में रहा है कि रामदेवरा के अंदर जो गोडावण संरक्षण केंद्र है, देखो जीभ है, फिसल जाती है कभी कभार, तो इसको आप ज्यादा सीरियसली नहीं ले, है ना। लगातार बोलते हैं तो कुछ चीजें कुछ बोलनी होती है, कुछ निकल जाती है, लेकिन सही ही निकल रही है, उसका भाव गलत निकल जाता है जब जबान फिसल जाया करे, है ना। तो वो भी थोड़ा ध्यान रखियो, ठीक है। तो 6 अप्रैल 2025 को क्या हुआ है कि ये जो प्रजनन केंद्र है, इस प्रजनन केंद्र में कृत्रिम प्रजनन के द्वारा, कृत्रिम रूप से प्रजनन के द्वारा क्या हुआ है, यहाँ पर गोडावण के चूजा, मतलब गोडावण का जो बच्चा है उसका जन्म हुआ है। तारीख ध्यान में रख लेना, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ऐसा पूछा जा सकता है। बाकी कोई विशेष बात इसके अंदर नहीं है। इसके बाद है आपके मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। मुख्यमंत्री जो उत्कृष्टता पुरस्कार है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 22 इसका जो आयोजन है, आयोजन सबसे पहले मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार का आयोजन। इसके अगर आयोजन की बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये आपके वितरण किए गए हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल 2025 को ये पुरस्कार हमारे जो सीएम हैं भजनलाल शर्मा, इनके द्वारा ये पुरस्कार राजस्थान में प्रदान किए गए हैं कि जो सिविल सेवाओं के अंदर या अन्य सेवाओं के अंदर उत्कृष्ट कार्य जो व्यक्ति कर रहे हैं या जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 22 अप्रैल को क्या है, सिविल सेवा दिवस है, ये भी ध्यान कर लेना। 22 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस है और इस दिवस पर ही ये जो पुरस्कार है इसका वितरण किया गया है। ये जो ऐसे पुरस्कार है इनकी वितरण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो भी नोट डाउन कर लो कि राज्य के अंदर जो प्रशासन व्यवस्था है राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको बेहतर करना, और राज्य प्रशासन व्यवस्था को बेहतर करना, व्यवस्था को बेहतर बनाना। अब बेहतर कैसे बनेगा, जैसे एक उदाहरण की बात करें कि कोई काम कर रहे हैं और आपको भी उसमें कह दिया जाए कि आप इसमें उत्कृष्ट काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपको इस दिन है जो विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। तो आपकी जो मनोभावना, आप भी अंदर से मोटिवेट होते हैं कि हाँ ये काम करेंगे तो हमारे को है जो विशेष पुरस्कार मिलेगा। इसलिए जो सिविल सेवा दिवस था, इस दिन राज्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारी हैं, चाहे इसमें जिला कलेक्टर है जिन्होंने राज पोर्टल पर भी अच्छा काम किया, उन जिला कलेक्टर को भी सम्मानित किया है। साथ ही साथ में अन्य जो भी व्यक्ति हैं या जो संस्थाएं हैं उनको मुख्यमंत्री के द्वारा 22 अप्रैल को
क्या किया गया है, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया है। और इसका उद्देश्य है राजस्थान की प्रशासन व्यवस्था को उचित करना, अच्छा करना, व्यवस्थित करने के लिए है जो इस प्रकार का काम किया गया है। और इस पर राजस्थान जो संपर्क पोर्टल है, राजस्थान जो संपर्क पोर्टल है, इस संपर्क पोर्टल पर अच्छे काम करने वाले, है ना, अच्छा काम करने वाले जो कलेक्टर थे, उन कलेक्टरों को भी क्या किया है, सम्मानित किया है, इस दिन सम्मानित किया है। ये थोड़ी सी बातें हैं जो ध्यान में रख लेना। और ये आपके 22 अप्रैल को कार्यक्रम हुआ है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह, सिविल सेवा दिवस होता है इस दिन सीएम बजरलाल के द्वारा उत्कृष्ट काम करने वाले जो कर्मचारी है उनको सम्मानित किया गया है। अब आपका पुरस्कार क्या है, आपका पुरस्कार है रोजगार। रोजगार चाहे कैसा भी हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, आप एक अच्छा लक्ष्य बनाकर वो रोजगार प्राप्त करें, आपका सबसे बड़ा मोटिवेट वही है। और इससे बड़ा पुरस्कार आपकी जिंदगी का नहीं हो सकता। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, हाँ, पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आने का चांस पूरा है, यहां से प्रश्न आने का चांस आपके पूरा रहेगा। किसी न किसी भर्ती के अंदर 100% या इस रिपोर्ट के माध्यम से जो प्रश्न किया जा सकता है। सबसे पहले है पंचायत जो उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट है। पहली बार क्या है कि इस प्रकार की कोई बेसलाइन रिपोर्ट है जो पंचायतों की राजस्थान के अंदर जारी की गई है। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो राजस्थान का पंचायती राज मंत्रालय है, पंचायती जो राज मंत्रालय है, उसने क्या किया है, अप्रैल 2025 में जो पंचायती राज मंत्रालय है ना, राजस्थान का पंचायती राज मंत्रालय है, इस मंत्रालय ने है जो राजस्थान की पंचायतों की ये एक रिपोर्ट जारी की है। जारी किसने की है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है वन लाइनर कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो राजस्थान का जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा ये रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के आधार पर कुल 5 श्रेणियां रखी गई। कितनी श्रेणियां रखी गई है, 5 श्रेणियां रखी गई हैं, जिसमें अचीवर है, फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है, आकांक्षी पंचायत है, और आपके क्या है, बिगिनर पंचायत है ना। 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियों में अगर शुरुआती दोनों श्रेणियों की बात करें तो इन 2 श्रेणियों में राजस्थान की एक भी पंचायत नहीं है ना। ये राजस्थान की पंचायतों की स्थिति है। अब ये पंचायत कैसे है, इनमें क्या किया गया है, विभिन्न पंचायतों से 10,000 से अधिक पंचायतों ने है जो क्या है, इस जो बेसलाइन सूचकांक है इसमें भाग लिया है। और इनकी क्या है, कुछ सूचकांक थे, कुछ विभिन्न बिंदु थे, उन बिंदुओं के माध्यम से इन पंचायतों का आंकलन किया गया है। और उस आंकलन के आधार पर इनको रैंकिंग दी गई है, इनको अंक प्रदान किए गए हैं, और उसके आधार पर इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अब अचीवर श्रेणी में वो आता है जिसको 90 से अधिक अंक मिले हो, है ना, 90+ अंक मिले हो। और 90+ अंक वाली कोई पंचायत नहीं है राजस्थान के अंदर, कोई नहीं है ना, कोई भी पंचायत राजस्थान में नहीं है जिसको 90+ अंक मिले हो। इस बेसलाइन पंचायतों की जो रिपोर्ट जारी की गई है, पंचायत उन्नति जो सूचकांक जारी किए गए हैं, इसके अंदर बात करें अगर फ्रंट रनर की, तो फ्रंट रनर में जिन पंचायतों का स्कोर 75 से 90 तक है, 75 से 90 तक जिन पंचायतों का स्कोर है उनको फ्रंट रनर के अंदर शामिल किया। अचीवर का मतलब होता है आप कोई चीज हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी कोई भी पंचायत नहीं है जिसमें, राजस्थान की ऐसी कोई पंचायत नहीं जिसमें समस्त प्रकार के गुण पाए जाते हो, जिसमें जो प्रमुख इसमें आपके सूचकांक में डाले गए हैं, जैसे स्वास्थ्य है ना, शिक्षा है ना, स्वच्छता है, ये जो बातें हैं ये 100% किसी पंचायत पर खरी नहीं उतरती है। इसलिए अचीवर श्रेणी और फ्रंट रनर इन दोनों में कोई भी पंचायत राजस्थान की नहीं है। उसके बाद में अगला जो है, जिन पंचायतों का स्कोर 60 से 75 तक है, 60 से 75 तक है, उनको परफॉर्मर श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। और राजस्थान की 1993 पंचायतें, लगभग 1993 जो पंचायतें हैं वो आपके किस में आती हैं, वो आपके आती हैं परफॉर्मर के अंदर। उनका परफॉर्मर है, काम कर रहे हैं और काम अच्छा कर रही है। तो ये जिनका स्कोर 60 से अधिक है, 60 से 75 तक का अधिक है, 60 से 75 तक का जिनको अंक प्रदान मिले हैं, जिनको अंक मिले हैं, उन पंचायतों में लगभग 2000 पंचायतें, मतलब 1993 पंचायतें हैं जो इसमें शामिल है। शुरुआती दोनों के अंदर एक भी पंचायत राजस्थान की शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आकांक्षी जो पंचायत है जिनका स्कोर 40 से कितना है आपके 60 है, जिनका स्कोर 40 से 60 है, उन पंचायतों को क्या किया है, आकांक्षी के अंदर शामिल किया। और राजस्थान की लगभग 8000 से ज्यादा जो पंचायतें हैं वो आपके आकांक्षी श्रेणी में। आकांक्षी का मतलब क्या होता है, आकांक्षा का मतलब क्या होता है,
जो हमारी इच्छा होती है, उम्मीद होती है कि हम इच्छा है ये काम करें, लेकिन वो पूरा अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसी पंचायतें भी बहुत ज्यादा है राजस्थान के अंदर। 8,500 लगभग 37 है। 8,537 जो पंचायतें हैं वो राजस्थान की क्या है, आकांक्षी श्रेणी में, मतलब चौथे नंबर की श्रेणी में बहुत सारी पंचायतें राजस्थान की हैं। और बिगिनर जो पंचायत है सबसे निम्न श्रेणी की है, जिनका स्कोर 40 से कम हो, जिनका स्कोर 40 से कम हो, फिर चाहे कितना भी स्कोर हो 40 से कम, उनको बिगिनर के अंदर शामिल किया है। और इसमें राजस्थान की 104 पंचायतें हैं। कितनी पंचायतें हैं? 104 पंचायतें हैं। मोस्टली ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है, अप्रैल 2025 में पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट राजस्थान जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें 5 श्रेणियां हैं, अचीवर है, परफॉर्मर है, फ्रंट रनर है, आकांक्षी है और बिगिनर है। लेकिन शुरुआती जो 2 श्रेणियां हैं, एक तो अचीवर और एक फ्रंट रनर, इसमें राजस्थान की एक भी पंचायत है जो शामिल नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और नीचे की जो 3 श्रेणियां हैं इसमें राजस्थान की 10,000 से अधिक पंचायतें लगभग आ जाती हैं। लगभग 8,500 ये हैं, 2,000 ये हैं, 104 ये हैं। आप जोड़ेंगे तब आपको टोटल पंचायतों की संख्या मिल जाएगी। अब बात करें कि इस रिपोर्ट के अंदर शीर्ष स्थान कौन सी पंचायत ने प्राप्त किया है, पहले नंबर पर कौन सी पंचायत रही है, वो आपको ध्यान में रखना है कि इस रिपोर्ट के अंदर शीर्ष स्थान, शीर्ष का मतलब होता है पहला नंबर, पहला नंबर पर कौन सी पंचायत रही है, ध्यान रखना है। तो ये पंचायत रही है पिंडवाल। पिंडवाल पंचायत है, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले की है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की एक पंचायत है पिंडवाल। बहुत अच्छे से नाम ध्यान रखना है। शीर्ष स्थान रहा है राजस्थान की इस पंचायत उन्नति जो बेसलाइन रिपोर्ट है, इसमें टॉप जो पंचायत रही है वो आपके पिंडवाल रही है। इसका स्कोर रहा है लगभग 72.17, मतलब 70 प्लस स्कोर है। 70 प्लस स्कोर वाली एकमात्र पंचायत है राजस्थान की इस रिपोर्ट के अंदर, और जो जिसका नाम है पिंडवाल है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दूसरी है सहवाज पंचायत है, वो दूसरे नंबर पर रही है, जो आपके पाली जिले में, पाली जिले के अंदर है, और इसका स्कोर लगभग 69 है, 69 पॉइंट कुछ है। तो 69 पॉइंट कुछ स्कोर है, ध्यान कर लेना। स्कोर किसी का नहीं पूछेंगे, पंचायत डायरेक्ट पूछी जाएगी कि कौन सी पंचायत उन्नति बेसलाइन जो रिपोर्ट आई है इसमें राजस्थान में पहले नंबर पर रही है। तो पिंडवाल जो पंचायत है इसको आप मोस्टली अंडरलाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। अब जो निम्न स्तर पर जो पंचायत रही है, जिसका सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है, निम्न स्तर की जो पंचायत है वो है डोलीवा। डोलीवा है आपके दौसा जिले में, दौसा जिले के अंदर डोलीवा पंचायत है, और इसका स्कोर लगभग 34 का है, लगभग 34 का स्कोर है। स्कोर कोई नहीं पूछेगा, लेकिन नाम जरूर ध्यान रखना, उच्च और निम्न दोनों भी पूछी जा सकते हैं। डोलीवा जो पंचायत है दौसा जिले की है, जो आपके इस पंचायत उन्नति सूचकांक जो रिपोर्ट है इसमें सबसे निम्न स्तर पर रही है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। प्रश्न आने की पूरी संभावना यहाँ पर है, पूरी संभावना प्रश्न आने की मेरे हिसाब से है। और डोली तो वैसे अपने बालोतरा जिले के अंदर भी है, डोली धवा आपने सुना होगा, वहां पर भी गंदे पानी को लेकर समस्या रहती है, लेकिन ये डोलीवा अलग पंचायत है जो दौसा जिले के अंदर है। ठीक है, जैसे भी आप याद करना चाहे, पिंडवाल डूंगरपुर के अंदर, डोलीवा। तो ये जो रिपोर्ट है बहुत काम की है, पंचायत उन्नति सूचकांक राजस्थान ने स्पेशली इस बार जारी किया है। पहली बार ये रिपोर्ट जारी हुई है ना, फर्स्ट बार हुई है, थोड़ा सा आप ध्यान कर लेंगे। ये जो रिपोर्ट है ये प्रथम बार जारी हुई है, प्रथम बार, इसलिए प्रश्न आने का भी चांस रहता है। ठीक है, इसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना स्टार कर लीजिए। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हैं, चाहे आरएस की कर रहे हैं, ये योजना लंबे समय तक महत्वपूर्ण रहने वाली है। केवल करंट अफेयर्स के लिए नहीं, 1-2 वर्ष तक जो भी भर्तियां आयोजित होगी उनमें से किसी भी भर्ती के अंदर इससे संबंधित प्रश्न है जो आपसे किया जा सकता है। ये कोई योजना नई नहीं है, पूर्व संचालित ही योजना है, लेकिन अब वर्तमान में आपको मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के नाम से ही इस योजना को ध्यान में रखना है। बहुत काम की योजना है आपके लिए। ठीक है, तो बात करें इस योजना से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को पूर्व जो सरकार है उसके द्वारा संचालित योजना थी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। नाम सुना होगा आपने पहले,
मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय योजना है इसका नाम क्या कर दिया गया है, नाम परिवर्तन कर दिया गया है। नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, नाम परिवर्तन कर दिया गया है। और नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, है ना। सीएम राज्य सरकार की है तो मुख्यमंत्री आएगा, केंद्र की है तो प्रधानमंत्री आएगा, ये चीजें तो बेसिक हो गई है। अब किससे संबंधित है, लाडो। लाडो मतलब जो बच्चियां हैं, लड़कियां, पहले भी देखो सरस लाडो योजना आई थी, वो भी किससे संबंधित थी, बच्चियों से संबंधित थी, लड़कियों से संबंधित थी। तो ये भी लाडो, हम किसको कहते हैं, प्यार से जो छोटी बच्ची होती है उसको क्या बोला जाता है, लाडो बोला जाता है। तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। लाडो जो प्रोत्साहन योजना है बच्चियों को प्रोत्साहन से संबंधित है ना, प्रोत्साहन ही मिल रहा है, तो मोटिवेट करने के लिए उनके लिए योजना है, बहुत अच्छी योजना है, काम की योजना है। प्रश्न आपको यहां से पूछा जा सकता है, यहां से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसका नाम परिवर्तन कब हुआ है। इसका नाम कब परिवर्तित किया गया है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल आपके 2025 को पूर्व संचालित राष्ट्रीय योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, लाडो प्रोत्साहन योजना। अब इसके अंदर क्या प्रावधान है, इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है ना, इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है, मोस्टली आप ध्यान रखेंगे प्रावधान। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो ये है कि बच्चियों के जन्म से, है ना, बच्ची के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक, 21 वर्ष की आयु तक 7 किस्तों में, कितनी किस्तों में, 7 किस्तों में, 7 किस्तों में राज्य सरकार के द्वारा 1.50 लाख, जिसको हम बोलते हैं 1.5 लाख रुपए है जो प्रदान किए जाएंगे, रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब ये योजना बालिका के लिए जो लिंगानुपात है हम वो भी मान सकते हैं, उस उद्देश्य को, गैप को कम करने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ में महिला सशक्तिकरण भी हम मान सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं। तो इसका जो प्रमुख प्रावधान है वो है जो बच्चियां हैं, बच्चियों के जन्म से लेकर आपके कहां तक, 21 वर्ष की जब आयु पूर्ण होती है तब तक रेगुलर रूप से विभिन्न 7 किस्तों के अंदर 1.50 लाख या 1.5 लाख रुपए है जो प्रदान किए जाएंगे। अब सीधा वन लाइनर प्रश्न आपको यही पूछा जा सकता है, कुल कितनी किस्तों में या कुल कितने रुपए है जो प्रदान किए जाते हैं। तो 7 ही किस्तें थोड़ी थोड़ी आप ध्यान में रख लेना, है ना, हो सकता है किस्त के बारे में आपसे पूछ ले। सबसे पहले हम फर्स्ट किस्त की बात करें तो ये है बच्ची के जन्म पर, जब बच्ची का जन्म होता है, बच्ची के जन्म पर ये आपको किस्त प्रदान की जाएगी, बच्ची के जन्म पर ये किस्त मिलेगी। और ये जो किस्त मिलेगी, ये किस्त मिलेगी आपको 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। नाम से ही सीधा याद कर लेना है, हो सकता है इसका कथन कारण में पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले कि 7वीं किस्त में कितने रुपए मिलेंगे, पहली किस्त में कितने रुपए मिलेंगे, तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। जब बच्ची का जन्म होगा, जन्म पर 5,000 रुपए की फर्स्ट किस्त है जो मिलेगी। सेकंड किस्त की अगर बात करें, सेकंड किस्त की अगर बात करें तो बच्ची जब 1 वर्ष की हो जाएगी, कितने वर्ष की हो जाएगी, बच्ची जब 1 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी, है ना, बच्ची जब 1 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी, टीका हो जाएगा उसका, तो उसके बाद भी उसको क्या मिलेंगे, 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे, 5,000 रुपए दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट दोनों ही किस्तें 5,000 रुपए की, बहुत सिंपल है, ध्यान रह जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग आपको 5 के गुणज में चलना है, किस्तों को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 5 के गुणज में चलना है। पहली किस्त 5,000 की, दूसरी किस्त 5,000 की, पहली जन्म के समय, दूसरी बच्ची जब 1 वर्ष की हो जाएगी तब दूसरी किस्त उनको प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में आपके हैं थर्ड किस्त, ये लो सा, थर्ड किस्त की अगर बात करें, जब फर्स्ट क्लास के अंदर, है ना, फर्स्ट क्लास के अंदर उसका एडमिशन होगा, है ना, फर्स्ट क्लास के अंदर प्रवेश लेने पर, प्रवेश लेने पर, पहली क्लास में जब बच्ची प्रवेश लेगी उस समय ये किस्त इनको प्रदान की जाएगी, उस समय ये किस्त आपके प्रदान की जाएगी। और ये किस्त रहेगी आपके 6,000 रुपए की, है ना, 6,000 रुपए की ये किस्त रहने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना है।
जब ये योजना प्रारंभ में आती है तो ये 2500 रुपए की किस्तें होती है। फिर क्या किया जाता है, इसमें परिवर्तित किया जाता है। यहाँ भी अच्छा नहीं, 10,000 रुपए, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देख लेना अपडेट। अच्छा नहीं है, पहले अच्छा था 10,000 रुपए। मतलब जब बच्ची फर्स्ट क्लास में बच्ची को एडमिशन मिलेगा तो 10,000 रुपए की तीसरी किस्त प्राप्त होगी। देखो पहली किस्त 5,000 की बच्ची के जन्म किस्त में, दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु होने पर 5,000 की, और तीसरी किस्त आप जब फर्स्ट क्लास के अंदर बच्ची का एडमिशन होगा तब 10,000 की होगी। चौथी किस्त, चौथी जो किस्त मिलेगी वो मिलेगी छठी क्लास के अंदर। छठी कक्षा में जब बच्ची आएगी तब आपको क्या मिलेगी, चौथी किस्त मिलेगी, और चौथी किस्त मिलेगी आपको 15,000 की, 15,000 रुपए की चौथी किस्त जो मिल रही है। छठी कक्षा में बच्ची जब प्रवेश लेगी तब मिलेगी, और कितने की मिलेगी, 15,000 रुपए की। उसके बाद में अगली है आपके पांचवी किस्त। पांचवी किस्त बच्ची जब आएगी आपके 10वीं कक्षा में, है ना, जब 10वीं कक्षा में आएगी तब 10वीं कक्षा के अंदर प्रवेश लेने पर उसको पांचवी किस्त मिलेगी, और ये जो पांचवी किस्त मिलने वाली है ये 5 और प्लस कर दो, 20,000 रुपए की मिलेगी, ठीक है, 20,000 रुपए की पांचवी किस्त मिलेगी। छठी किस्त की अगर बात करें, छठी किस्त, तो छठी किस्त मिलेगी आपके 12वीं में। जब बच्ची 12वीं कक्षा में आएगी तब उसको क्या मिलेगी, छठी किस्त मिलेगी, और छठी क्लास 5 और प्लस कर दीजिए, छठी किस्त हो जाएगी 25,000 की, 25,000 रुपए की छठी किस्त मिलेगी। और जो सातवीं किस्त है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सातवीं किस्त है, ये सातवीं किस्त मिलेगी बच्ची की आयु जब 21 वर्ष हो जाएगी। बच्ची की आयु कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष, बच्ची की आयु 21 वर्ष हो जाएगी, और स्नातक उत्तीर्ण कर लेगी, है ना, स्नातक की पढ़ाई कर लेगी, तब उसको ये किस्त मिलेगी। और ये जो किस्त मिलेगी, शेष जो आपके रुपए, लगभग 70,000 रुपए, 70,000 रुपए की किस्त मिलेगी। तो ये किस्तें सारी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, कोई भी आपसे पूछी जा सकती है ना, सारी किस्तों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या क्या है पुनः देख लीजिए कि 1 अप्रैल 2025 को जो राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना थी, उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, आपके नाम कर दिया गया है लाडू प्रोत्साहन योजना। और इसमें प्रावधान ये है, बच्ची के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक 7 किस्तों में आपके लगभग कितने रुपए मिल रहे हैं, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब जब बच्ची का जन्म होगा तब 5,000 रुपए, बच्ची जब 1 वर्ष की हो जाएगी तब 5,000 रुपए, 5 के गुणज में चलना है, और 2 बार 5 जब करते तो 10 हो जाता है, तो तीसरी किस्त 10,000 की है, और वो पहली क्लास में जब एडमिशन लेगी, फर्स्ट क्लास में जब एडमिशन लेगी, छठी क्लास में बच्ची जब आएगी तो 15, है ना, छठी क्लास में बच्ची जब आएगी तो 15,000 रुपए, ठीक है ना, छठी क्लास में जब आएगी, ये थोड़ा सा डिलीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान कर लेना कि छठी क्लास में जब बच्ची आएगी तो उसको मिलेगी 15,000 रुपए। 10वीं क्लास में जब आएगी तो 5वीं किस्त मिलेगी, 15 + 5 20 की मिलेगी। उसके बाद में जब छठी जो किस्त है वो 12वीं कक्षा में जब बच्ची आएगी तब मिलेगी 25,000 की, और अंतिम जब 21 वर्ष की बच्ची हो जाएगी, 21 वर्ष की बच्ची हो जाएगी और स्नातक उत्तीर्ण कर लेगी, तब उसको 70,000 रुपए मिलेगी। टोटल 1.50 1.5 लाख रुपए है जो बच्चे को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है मारवाड़ रत्न पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण है। मारवाड़ रत्न जो पुरस्कार है इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। मारवाड़ रत्न पुरस्कार के संबंध में हम लोग बात करेंगे। मारवाड़ रत्न पुरस्कार के संबंध में अगर बात करें तो ये जो पुरस्कार है इनकी जो घोषणा की जाती है, सबसे पहले इनकी जो घोषणा की जाती है वो ध्यान रखना है, और इनकी घोषणा होती है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 2025 को मेहरानगढ़ जो ट्रस्ट है, म्यूजियम ट्रस्ट, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के द्वारा घोषणा की जाती है। 14 अप्रैल को मेहरानगढ़ जो म्यूजियम ट्रस्ट है उसके द्वारा मारवाड़ जो रत्न पुरस्कार है इनकी घोषणा की जाती है। और इन पुरस्कारों के वितरण की बात करें तो 12 मई को किया जाता है। 12 मई को क्या होता है, जोधपुर का स्थापना दिवस है ना, जोधपुर का स्थापना दिवस है। और इस स्थापना दिवस पर क्या किया जाता है, ये जो आपके
पुरस्कार है इनका वितरण किया जाता है। ये पुरस्कार कुल 18 श्रेणी में, कुल कितने श्रेणी में है? कुल 18 श्रेणी में है जो प्रदान किए गए हैं। कुल 18 श्रेणी में ये पुरस्कार प्रदान किए गए, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे पुरस्कार हैं, प्रमुख पुरस्कार का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले है महाराजा विजय सिंह सम्मान। महाराजा विजय सिंह सम्मान ये किससे प्रदान किए गए हैं? बतूल बेगम। बतूल जो बेगम लोक संगीत से संबंधित है। हम पहले जनवरी माह के करंट अफेयर्स के अंदर बात कर चुके हैं कि इनको पद्मश्री जो अवार्ड है, पद्मश्री जो पुरस्कार है, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके साथ में इनको मारवाड़ रत्न पुरस्कार के अंदर जो विजय सिंह सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छे से ये बात ध्यान में रखनी है। युवराज शिवराज सिंह सम्मान, युवराज जो शिवराज सिंह सम्मान है ये दिया गया है अवनी लेखरा, है ना। ये पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है, पैरा शूटिंग की खिलाड़ी हैं, आपको मालूम होगा। और इसके बारे में भी हम पूर्व में बात कर चुके हैं, खेलों के अंदर, विभिन्न खेलों के अंदर अवनी लेखरा का नाम हम पहले ले चुके हैं। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे उसके अंदर भी इन्होंने पदक जीते थे। और पद्मश्री सीताराम लालच जी सम्मान ये दीप सिंह भाटी को दिया गया है। ये साहित्य से संबंधित है दीप सिंह भाटी, इनको पद्मश्री सीताराम लालच जो ये सम्मान है ये प्रदान किया गया। बहुत सारे पुरस्कार है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है मारवाड़ रत्न पुरस्कार से डायरेक्ट आपको यही पूछे। महाराजा विजय सिंह सम्मान बतुल बेगम को दिया गया है और युवराज शिवराज सिंह सम्मान अवनी लेखरा को दिया गया है। दोनों को आप स्टार करके रखिएगा, ठीक है। तो ये आज की जो हमारी क्लास है इसमें इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं अप्रैल माह की अगली क्लास के साथ में। धन्यवाद।